आज हम लोग सीखेंगे क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद। चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो आपको पता होना चाहिए यूरोप क्या है। यूरोप तो यूरोप एक महादेश है। यूरोप एक महादेश है। जिस तरीके से हम लोग जानते हैं कुल 7 महादेश हैं। कुल 7 महादेश हैं। जैसे एशिया एक महादेश है, यूरोप एक महादेश है, अफ्रीका एक महादेश है, उत्तरी अमेरिका एक महादेश है, दक्षिणी अमेरिका एक महादेश है, अंटार्कटिका एक महादेश है, ऑस्ट्रेलिया एक महादेश है। उसी तरीके से यूरोप भी एक महादेश है। तो इसी यूरोप महादेश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इस यूरोप महादेश में क्या पढ़ेंगे? यूरोप महादेश में पढ़ेंगे राष्ट्रवाद। क्या पढ़ेंगे? राष्ट्रवाद। तो चलो हम लोग समझते हैं राष्ट्रवाद का अर्थ क्या हुआ। राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है, राष्ट्रवाद पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है? तो राष्ट्रवाद एक सोच है। राष्ट्रवाद क्या है? एक सोच है। राष्ट्रवाद क्या है? एक सोच है। तो कैसा सोच? यानी राष्ट्र के प्रति अच्छा सोच। कैसा सोच? राष्ट्र के प्रति अच्छा सोच राष्ट्रवाद कहलाता है। राष्ट्र के प्रति अच्छा सोच राष्ट्रवाद कहलाता है। और जिस व्यक्ति के अंदर यानी जिस आदमी के अंदर राष्ट्रवाद की भावना होता है, जिस व्यक्ति के अंदर राष्ट्रवाद की भावना होता है, राष्ट्रवाद की भावना होता है, राष्ट्रवाद की भावना होता है, उस व्यक्ति को राष्ट्रवादी कहते हैं। उस व्यक्ति को क्या कहेंगे? राष्ट्रवादी। यानी जिस व्यक्ति के अंदर राष्ट्रवाद की भावना होती है उस व्यक्ति को राष्ट्रवादी कहते हैं। ठीक है। तो एक शब्द हुआ राष्ट्रवादी और एक शब्द हो गया राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद क्या है? तो राष्ट्रवाद एक सोच है। राष्ट्रवाद क्या है? एक सोच है। और जिस व्यक्ति में राष्ट्रवाद की भावना होता है उस व्यक्ति को राष्ट्रवादी कहते हैं। उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? राष्ट्रवादी कहते हैं। चलो यहाँ पे एक सवाल बनता है, राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जिससे लोगों में राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न हो। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जिससे लोगों में राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न हो। राष्ट्रवाद की भावना से उस राष्ट्र की भौगोलिक, सांस्कृतिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता बढ़ती है। यानी जिस व्यक्ति में राष्ट्रवाद की भावना होती है तो वो राष्ट्र के प्रति क्या करता है? अच्छा सोचता है। और राष्ट्रवाद की भावना से राष्ट्र के भौगोलिक सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता बढ़ती है राष्ट्रवाद की भावना से। ठीक है। अब राष्ट्रवादी किसे कहते हैं? तो जिस व्यक्ति में राष्ट्रवाद की भावना होती है उसे राष्ट्रवादी कहते हैं। जिस व्यक्ति में राष्ट्रवाद की भावना होती है उसे राष्ट्रवादी कहते हैं। राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण यूरोप में पुनर्जागरण के काल से ही हो चुका था। राष्ट्रवाद
कि भावना का बीजारोपण यूरोप में पुनर्जागरण के काल से ही हो चुका था। अब यहाँ पे एक शब्द है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण का मतलब क्या हुआ? चलो बताते हैं पुनर्जागरण का मतलब क्या हुआ। तो पुनर्जागरण का अर्थ क्या होता है? पुनर्जागरण का अर्थ क्या होता है? तो पुनर् मतलब दोबारा, दोबारा, और जागरण का मतलब जागरण का अर्थ होता है जागना। पुनर मतलब दोबारा, और जागरण का मतलब क्या होता है? जागना। जैसे आपको मैं बता दूं, जैसे दिन को हम लोग जग के हैं, दिन में हम लोग क्या है? जग के हैं, और रात में सो गए, तो रात क्या हो गया? अंधकार हो गया। और सुबह उठे, यानी पहले हम लोग जग के थे, फिर रात में सोए, और दिन में यानी सुबह जैसे ही हुआ फिर से हम लोग जग गए, यानी जगे हुए थे फिर से जगे, जगे हुए थे, और रात को हम लोग क्या थे? अंधकार में थे, यानी जगे हुए नहीं थे, सो के थे। तो यहाँ पे तो हम लोग सो के रहे, और यहाँ पे जगे हुए थे, और फिर से यहाँ पे जगना पुनर्जागरण कहलाता है। तो देखिए, इसको हम अब समझते हैं और अच्छा तरीके से। पूरा विश्व का जो इतिहास है, विश्व का इतिहास, विश्व के इतिहास को अगर विश्व इतिहास को अगर देखा जाए तो इसको 3 भागों में बांट सकते हैं। 1 नंबर, 2 नंबर, और एक होगा 3 नंबर। 1 नंबर में होगा प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास या प्राचीन विश्व कह सकते हैं। और 2 नंबर में होगा मध्य विश्व या मध्य इतिहास। और तीसरा में होगा आधुनिक विश्व, आधुनिक विश्व। तो प्राचीन विश्व में बहुत चीज विकसित था, यानी बहुत कुछ अच्छा था। लेकिन ये जो मध्य विश्व है, ये जो मध्य विश्व है, इसमें लोग अंधकार में थे, इसलिए मध्य विश्व को अंधकार का युग भी कहा जाता है। अंधकार का युग क्या? बहुत सब कारण था अंधकार युग कहने का, यानी इसमें लोगों का चिंतन शक्ति, बौद्धिक शक्ति नहीं था। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, इसी काल में लोग मानते थे जो पृथ्वी चिपटी है, पृथ्वी क्या है? चिपटी है, मतलब प्लेट के जैसा है। अगर हम लोग समुद्र यात्रा करते समय बहुत दूर तक चले जाएंगे तो हम लोग का एक समय क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा। हम लोग हमेशा के लिए क्या हो जाएंगे? अंत हो जाएंगे। तो इस सब अंधकार से जब दूर हुआ, इस सब अंधकार से जब दूर हुआ तो लोग आया आधुनिक विश्व में। तो यहाँ पे लोग ठीक थे, यहाँ के लोग ठीक थे, प्राचीन विश्व के लोग ठीक थे। लेकिन मध्य विश्व में लोग आते आते लोगों का बौद्धिक शक्ति, चिंतन शक्ति बहुत ही कम था, यानी लोग यहाँ पे अंधकार में जीते थे। तो यहाँ पे तो लोग जगे हुए थे, फिर यहाँ पे अंधकार में आ गए, फिर से यहाँ पे जगे। तो 2 बार जगना पुनर्जागरण कहलाता है। यानी मध्य विश्व से आधुनिक विश्व में आना पुनर्जागरण कहलाता है। मध्य विश्व से
आधुनिक विश्व में आना पुनर्जागरण कहलाता है। तो पुनर्जागरण का अर्थ आप समझ गए, यानी जब लोग मध्य विश्व में था तो अंधकार युग में था, जब मध्य विश्व में था तो लोग अंधकार विश्व में था। जब इस अंधकार विश्व से आधुनिक विश्व में आया तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पुनर्जागरण। तो पुनर्जागरण का अर्थ क्या होता है? पुनर्जागरण का अर्थ क्या होता है? तो पुनर् मतलब दोबारा और जागरण का मतलब जागरण का अर्थ होता है जागना। पुनर् मतलब दोबारा और जागरण का मतलब क्या होता है, जागना। जैसे आपको मैं बता दूं, जैसे दिन को हम लोग जग के हैं, दिन में हम लोग क्या है, जग के हैं, और रात में सो गए तो रात क्या हो गया, अंधकार हो गया। और सुबह उठे, यानी पहले हम लोग जग के थे, फिर रात में सोए, और दिन में यानी सुबह जैसे ही हुआ फिर से हम लोग जग गए, यानी जगे हुए थे फिर से जगे हुए थे। और रात को हम लोग क्या थे, अंधकार में थे, यानी जगे हुए नहीं थे, सो के थे। तो यहाँ पे तो हम लोग सो के रहे और यहाँ पे जगे हुए थे, और फिर से यहाँ पे जगना पुनर्जागरण कहलाता है। तो देखिए, इसको हम अब समझते हैं और अच्छा तरीके से। पूरा विश्व का जो इतिहास है, विश्व का इतिहास, विश्व के इतिहास को अगर देखा जाए तो इसको 3 भागों में बांट सकते हैं। 1 नंबर, 2 नंबर और एक होगा 3 नंबर। 1 नंबर में होगा प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास या प्राचीन विश्व कह सकते हैं। और 2 नंबर में होगा मध्य विश्व या मध्य इतिहास। और तीसरा में होगा आधुनिक विश्व, आधुनिक विश्व। तो प्राचीन विश्व में बहुत चीज विकसित था, यानी बहुत कुछ अच्छा था। लेकिन ये जो मध्य विश्व है, इसमें लोग अंधकार में थे, इसलिए मध्य विश्व को अंधकार का युग भी कहा जाता है। अंधकार का युग क्या, बहुत सब कारण था अंधकार युग कहने का, यानी इसमें लोगों का चिंतन शक्ति, बौद्धिक शक्ति नहीं था। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, इसी काल में लोग मानते थे जो पृथ्वी चिपटी है, पृथ्वी क्या है, चिपटी है, मतलब प्लेट के जैसा है। अगर हम लोग समुद्र यात्रा करते समय बहुत दूर तक चले जाएंगे तो हम लोग का एक समय क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। हम लोग हमेशा के लिए क्या हो जाएंगे, अंत हो जाएंगे। तो इस सब अंधकार से जब दूर हुआ, इस सब अंधकार से जब दूर हुआ तो लोग आया आधुनिक विश्व में। तो यहाँ पे लोग ठीक थे, यहाँ के लोग ठीक थे, प्राचीन विश्व के लोग ठीक थे। लेकिन मध्य विश्व में लोग आते आते लोगों का बौद्धिक शक्ति, चिंतन शक्ति बहुत ही कम था, यानी लोग यहाँ पे अंधकार में जीते थे। तो यहाँ पे तो लोग जगे हुए थे,
फिर यहाँ पे अंधकार में आ गए, फिर से यहाँ पे जगे, तो दो बार जगना पुनर्जागरण कहलाता है। यानी मध्य विश्व से आधुनिक विश्व में आना पुनर्जागरण कहलाता है। मध्य विश्व से आधुनिक विश्व में आना पुनर्जागरण कहलाता है। तो पुनर्जागरण का अर्थ आप समझ गए। यानी जब लोग मध्य विश्व में था तो अंधकार युग में था, जब मध्य विश्व में था तो लोग अंधकार विश्व में था। जब इस अंधकार विश्व से आधुनिक विश्व में आया तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पुनर्जागरण। राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण पुनर्जागरण के काल से हो चुका था, लेकिन ये उन्नत रूप से प्रकट कब हुआ, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से ये उन्नत रूप से क्या हुआ, प्रकट हुआ। फ्रांस की क्रांति 1789 के समय फ्रांस का राजा लुई 16वां था। यानी जब फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में, उस समय फ्रांस का राजा कौन था, लुई 16वां था। लुई 16वां निरंकुशवादी शासक था। लुई 16वां क्या था, निरंकुशवादी शासक था। निरंकुश का मतलब क्या होता है, निरंकुश का मतलब सिर्फ अपने बारे में सोचता है, जनता के बारे में कुछ भी नहीं सोचता है। उस तरह के शासक को निरंकुश शासक कहते हैं। क्या कहते हैं, निरंकुश शासक कहते हैं। लुई 16वां का विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी अंतोनेट से हुई थी। लुई 16वां का विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी अंतोनेट से हुई थी। ये दोनों ऐश व आराम में अत्यधिक रुपया खर्च करते थे, जिससे देश की आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ा। ये दोनों यानी लुई 16वां और उसकी पत्नी मेरी अंतोनेट, क्या नाम है, मेरी अंतोनेट, ये दोनों ऐश व आराम में अत्यधिक रुपया खर्च करते थे, जिससे देश की आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ा। जिससे क्या हुआ, देश के आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ा। और लुई 16वां कहते थे मेरी इच्छा ही कानून है। तो इस बात से भी पता चलता है जो लुई 16वां कितना निरंकुश राजा था। ये कहता था मेरी इच्छा ही कानून है, यानी इसे जो इच्छा होता था, जो अच्छा लगता था, उसी को कानून बना देता था। तो इससे भी पता चलता है ये बहुत निरंकुश शासक था। और लुई 16वां से पूर्व एक और शासक था जिसका नाम था लुई 14वां। क्या नाम था, लुई 14वां। तो लुई 14वां भी कहता था आई एम द स्टेट। क्या कहता था, आई एम द स्टेट, यानी मैं ही राज हूँ, मैं ही राज हूँ। क्या कहता था, मैं ही राज हूँ, मैं ही राज हूँ। लुई 14वां क्या कहता था, मैं ही राज हूँ, आई एम द स्टेट। तो लुई 14वां से भी पता चलता है, जो ये क्या था, बहुत ही निरंकुश शासक था। ठीक है। तो लुई 16वां क्या कहते थे, मेरी इच्छा ही कानून है। लुई 16वां को गिलोटीन से मार दिया गया था। लुई 16वां को किससे मारा था, गिलोटीन से मार दिया गया था। लुई 16वां को किससे मारा था, गिलोटीन से मारा था। अब गिलोटीन क्या होता है, तो गिलोटीन देखिए, मैं आपको पिक्चर में दिखाता हूँ गिलोटीन क्या होता है। ये है
यह है गिलोटिन। अब इसमें कैसे लोगों को मारा जाता है, देखिए बताता हूँ आपको। ये एक, ये जो देखते हैं ये एक धारदार लोहा है। इसमें बहुत तेज क्या है, धार है। ये क्या है, ये धार वाला एक क्या है, लोहा है, बहुत तेज है। और इस धार वाले लोहा में इस तरीके से एक रस्सी से बंधा हुआ है ना, रस्सी से क्या है, बंधा हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इस तरह से एक यहाँ पे छिद्र है, और इस छिद्र में क्या किया जाता है, मुंडी को घुसा दिया जाता है। तो इधर से एक तख्ता है, उधर से तख्ता को, उधर से तख्ता में सुला करके इधर मुंडी को पास कर दिया जाता है। यानी इस छिद्र में मुंडी को फंसा दिया जाता है। और फंसाने के बाद ये जो है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है, ये क्या करता है, धीरे धीरे इस, या फिर इस धागा को क्या करता है, ये अचानक से लूज कर देता है, मतलब छोड़ देता है। जैसे ही ये छोड़ता है, ये धारदार लोहा इस मुंडी पे गिरता है, और इस मुंडी को क्या करता है, सीधा धड़ से सर को अलग कर देता है। ये होता है गिलोटिन। आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए इस गिलोटिन पे रख करके किसी का सिर को काट कर यहाँ पे लटका के दिखा रहा है। ये होता था गिलोटिन से मारने का तरीका। तो लुई 16वां जो निरंकुश शासक था, और उसकी पत्नी मेरी अंतोनेट, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी अंतोनेट, जो अत्यंत खर्चीला थे, जिसके कारण लुई 16वां को इसी गिलोटिन पर रखकर क्या कर दिया था, मार दिया गया था। और उसकी पत्नी जो थी, उसकी पत्नी थी, उसके पत्नी को भी 9 महीना बाद इसी गिलोटिन पे रखकर उसको भी मार दिया गया था। तो आप समझ गए गिलोटिन क्या होता है, कैसे गिलोटिन पे रख के किसी को मारा जाता है। तो ये था लुई 16वां, और ये उसकी पत्नी मेरी अंतोनेट। देख सकते हैं ये लोगों का रहने का स्टाइल, क्योंकि ये लोग बहुत ही ऐश व आराम में रहते थे। जनता का सुख दुख में ध्यान नहीं देते थे, बस ये लोग अपने ऐश व आराम ही देखते थे, जिसके कारण ये लोगों को गिलोटिन पे रखकर काट दिया था। क्योंकि जब ये लोग ऐश आराम में रहते थे, अत्यधिक ऐश व आराम में रुपया खर्च करते थे, तो राज्य की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी। तो ये लुई 16वां ने क्या किया, किसानों पे ज़्यादा से ज़्यादा कर यानी टैक्स वसूलना शुरू कर दिया। और जो फ्रांस का जो पादरी वर्ग के लोग थे, कुलीन वर्ग के लोग थे, यानी बड़े बड़े लोगों से टैक्स नहीं लेते थे, बल्कि सभी टैक्स किसानों से वसूलते थे, जिसके कारण सभी किसान मजदूर इस लुई 16वां का खिलाफ हो गया, और इसको पकड़ कर बंदी बना दिया गया। और फिर इस पर देशद्रोह का आरोप लगाकर इसे गिलोटिन से मार दिया गया। और 9 महीना बाद इसकी पत्नी को भी गिलोटिन पे रखकर, यानी गिलोटिन पे रखकर काट दिया गया। चल हम लोग आगे देखते।
यहाँ देखिए, ये तो बता दिया आपको, लुई 16वां को गिलोटिन से मार दिया गया था और 9 महीना बाद लुई 16वां की पत्नी को भी गिलोटिन से मार दिया गया था। ठीक है। लुई 17वां का 10 वर्ष की उम्र में ही मृत्यु हो गई। यानी जब लुई 17वां यानी लुई 16वां के पुत्र लुई 17वां जब 10 वर्ष के थे तो उसका मृत्यु हो गया था। उसका मृत्यु हो गया था जब वो, यानी कह सकते हो बहुत ही कम उम्र में, 10 वर्ष की उम्र में ही उनका मृत्यु हो गया। तो अब फ्रांस में क्या हुआ देखिए। तो अब फ्रांस में लुई 16वां के बाद फ्रांस की जनता लोकतंत्र घोषित कर दिया। फ्रांस में क्या घोषित कर दिया? लोकतंत्र घोषित कर दिया, क्योंकि लुई 16वां को गिलोटिन से मार दिया गया था। लुई 16वां को किससे मार दिया गया? गिलोटिन से मार दिया गया। इसलिए मैं कह सकता हूँ, इसलिए लुई 16वां के बाद फ्रांस की जनता ने फ्रांस में क्या कर दिया? लोकतंत्र घोषित कर दिया। इसके बाद हम लोग फिर आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इस क्लास में इतना ही।